सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आपका बजट होता क्या है। तो जस्ट लाइक आई सेड कि बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है नेशन की इकोनॉमिक प्लानिंग में, और इस एक्सरसाइज से हमें लगता है पता कि हमारी गवर्नमेंट का बेसिकली हमारे पास विजन क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है उसके बारे में हमें मिलती है इनसाइट। अब बजट ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपको जो गवर्नमेंट है उसको पूरा पूरा देश संभालना है, उसको कहीं से पैसे आएंगे, उसने कहीं पे पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो इसका ना एस्टिमेट पहले ही लगा लेते हैं। मतलब जो आपके फाइनेंशियल ईयर है, याद रखना एक टर्म है आपकी फाइनेंशियल ईयर। अब एक तो होता है आपका नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर आपका 1 जनवरी में स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आपका 2024 का 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31, 2025 तक जो आपका बजट है वो काम करेगा। तो जो सरकार का साल है वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से, वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है। तो इस दौरान सरकार कितना पैसा, कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर सकती है और उस इनकम के हिसाब से कितना कितना खर्चा हमने करना है, वो सब आपका इस बजट के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। ठीक है, और ये जो बजट है आपने हमेशा याद रखना है कि जो बजट है इसको प्रेजेंट करते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पे प्रेजेंट करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि हर साल जो कि आपका फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे होता है, उस फर्स्ट वर्किंग डे के ऊपर जो हमारे वित्त मंत्री जो कि इस समय के ऊपर निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर को इस बजट को या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो याद रखना कि प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, बट माध्यम क्या है? माध्यम वित्त मंत्री है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन देश को कौन दे रहा है बजट? देश को राष्ट्रपति वो बजट पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारे संविधान में कुछ लिखा गया है इस बजट के बारे में? तो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है, आर्टिकल नंबर 112, उसमें मेंशन किया गया है कि सरकार को हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो बजट में ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को कैसे डिफाइन किया गया है? एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें सरकार कितना पैसा कहां से कमाएगी और कितना पैसा कहां पे खर्च करेगी, और उसमें अपने पिछले साल की प्रोग्रेस को भी बताएगी। तो ये है आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज बेसिकली अ वेरी गुड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका अगेन एक फीचर होता है ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार जो है लोगों के लिए रूल कर रही है, लोगों के बिहाफ के ऊपर रूल कर रही है, और रूल कैसा कर रही है जनता को बताना बहुत जरूरी है। उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए सरकार पहले ही बताती है कि इस साल हमारा आपके लिए ये टारगेट है और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम मेंशन किया गया है। यूनियन बजट ही, इसको ही हम यूनियन बजट कहते हैं। लेकिन यूनियन बजट जो वर्ड है आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसमें सरकार के कितने रिसीट्स होंगे, रिसीट्स मतलब कितने पैसे आएंगे, और कितने खर्चे होंगे, कहाँ खर्चे होंगे, उस सब चीजों को उस पर्टिकुलर ईयर के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और ये बनाया जाता है फरवरी के मंथ में आता है, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे आता है। तो यानी कि कल जो आपका फर्स्ट वर्किंग डे था, थर्सडे था, इट वाज द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। तो हो सकता है कि आपका अगर किसी दिन संडे आ जाए आपका 1 फरवरी को, तो बजट आपका सेकंड को आएगा। होता हमेशा क्या, आपका फर्स्ट वर्किंग डे के ऊपर ही वो आता है, और उसमें फरवरी में बजट पेश किया जाता है। उसके बाद आपका, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे ही आके बजट बना के नहीं दे सकते, उसके ऊपर डिस्कशन होना, उसके ऊपर चेंजेस लाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशंस भी होती है, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो ये आपका बजट सेशन होता है पार्लियामेंट का, इसमें बजट पेश किया जाता है और फिर उसके बाद जो बजट के ऊपर डिस्कशंस होती है, और फाइनली वो आपका बजट इंप्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, लेकिन जब तक सरकार इस फेज में एंटर करेगी तब तक क्या होगा, तब तक आपकी इलेक्शंस हो जाएंगी। लेकिन अगर सरकार ने इतनी मेहनत की है इस बजट को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप ये सोच के चल सकते हैं कि आपकी जो सरकार है, ठीक है, वो बाद में भी ऐसे ही प्रोविजंस को कंटिन्यू रखेगी। इसमें माइनर चेंजेस आ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। तो ये एक बेसिकली हल्की सी इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लेके आएगी, कैसे उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग। संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है जो कि बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है, उसमें रिसीट्स और एक्सपेंसेस की बात की जाती है।
उस पर्टिकुलर ईयर की। जब हम ईयर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन द 31st March of next year, and it is presented by finance minister but on the behalf of president of India। ठीक है, तो ये हल्की सी प्रोविजन थी। अब इसके अलावा बजट में और भी चीजें बहुत सारी मेंशन की जाती हैं, तो मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो बजट में जब पैसे की बात हो रही है तो वो पैसा कहीं खातों में, कुछ खातों की बात भी होगी। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट का कुछ पैसा खातों में जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ना बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। चलो मैंने बहुत सारा वर्ड यूज कर लिया, लेकिन आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट के 3 अकाउंट होते हैं और इन्हीं 3 अकाउंट के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है कि ये स्कीम होगी, इस स्कीम से पैसा आएगा, इससे हमारा ये वाला अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा। वो प्रॉपर बताते हैं कि हमारे इस अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा, इस अकाउंट से हम इतना पैसा निकालेंगे। तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने बजट में ना सब कुछ बताती है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो जब आप बजट को पढ़ोगे तो आपको उसमें सरकार के 3 खातों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। तो जो पहला खाता है आपका, वो खाता होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब याद रखना, ये होता है भारत की सरकार का सबसे बड़ा खाता। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट खाता। कौन सा खाता? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट। तो गवर्नमेंट का कौन सा अकाउंट है आपका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब संविधान में आपका आर्टिकल नंबर 66 है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपका 266 है, जिसमें आपके इस CFI की बात की गई है। क्या है CFI आपका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू वसूलती है, जितने भी गवर्नमेंट पैसा लेके आती है, मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है, सपोज आपके टैक्सेस हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस के पैसे आ गए, कोई लोन दिया था, लोन वापस आ गया। जितना भी पैसा बेसिकली सरकार अर्न करती है या जितनी भी इनकम सरकार की आनी होती है, सरकार की जो इनकम है, गवर्नमेंट जितना भी पैसा कमाती है, वो सब पैसा कौन से खाते में जाता है? आपका CFI में, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द बिगेस्ट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं CFI। और इस अकाउंट में क्या होता है? गवर्नमेंट की पूरी इनकम जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा खाता होता है। और कहते हैं कि अगर आपको इससे कोई भी पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि सरकार अलग होता है, पार्लियामेंट अलग होता है। सरकार किसी एक पार्टी की बनती है, लेकिन पार्लियामेंट में देश के हर पार्टी के लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपके इंडियन पार्लियामेंट में आपके 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में और 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। तो इतने सारे मेंबर से डिस्कशन, सलाह मशवरा करके इस खाते में कोई ना कोई चेंज लाया जा सकता है। अब अगर गवर्नमेंट को कोई भी पैसा इनसे निकलवाना है तो इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल बिल लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कई बार मनी बिल लाना पड़ता है। तो होता क्या है कि सरकार को अगर इससे कोई भी पैसा खर्च करना है या इसे जो खर्च करने का जो पैटर्न है उसमें कोई ना कोई चेंज लेके आना है, तो उसके पूरे के पूरे संसद से पूछना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ से पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खाता है, सबसे ज्यादा पैसे इसी के अंदर आते हैं। तो जो आपका सबसे बड़ा खाता होता है उसमें जो खर्चा करना होता है ना, उसको आपने करना होता है रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मंत्री अपने पर्पस के लिए गए, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंटल पर्पसेस के लिए यहाँ से पैसे निकालते नहीं और उसकी मिसमैनेजमेंट भी हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि देश के जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, आपने उन सब से डिस्कशन करना है और मेजोरिटी वोट के बेसिस के ऊपर आपने यहाँ से पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 266 टॉक्स अबाउट CFI। गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम होती है वो इस फंड के अंदर आती है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा फंड बन जाता है। इससे कोई भी पैसा निकालना हो, किससे निकालते हो आप? पार्लियामेंट से निकालते हो। ठीक है, अब जबकि सैलरीज हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं भारत में। ठीक है, जैसे आपके चीफ जस्टिस हो गए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हो गए, इन सब की सैलरीज भी किससे जाती है? इन सब की सैलरीज भी आपके CFI से जाती है। ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल फंड होता है भारतीय गवर्नमेंट का। इसके बाद आपका आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी वर्ड ही जो है वो आपको बता देता है कि ये कोई इमरजेंसी फंड है। ठीक है, अब देखो कई बार आपको इससे पैसा निकालने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? आपको चाहिए पार्लियामेंट की परमिशन। कई बार ये भी हो सकता है कि जब आपको पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय के ऊपर आपका पार्लियामेंट सेशन में हो ही ना। अभी आपका बजट सेशन होगा, फिर 2 महीने का ब्रेक आएगा, फिर आपका मानसून सेशन होगा, फिर 2 महीने का ब्रेक आएगा और फिर आपका विंटर सेशन होगा। तो इनकी छुट्टियां भी तो होती हैं पार्लियामेंट में। अब सपोज करो उस ब्रेक के दौरान पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम पार्लियामेंट के वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होने का वेट करेंगे? क्या पार्लियामेंट के आने का वेट करेंगे हम? ठीक है, तो इट इज नॉट फिजिबल। हमें
कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, ठीक है। इस इमरजेंसी फंड में होते हैं आपके 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं बेसिकली आप निकलवा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जितने पैसे आप इस फंड से निकलवाओगे उतने ही पैसे आपको इस CFI फंड से कहाँ डालने पड़ते हैं, कंटिजेंसी फंड में रखने पड़ते हैं। अब सपोज आपने इमरजेंसी के हिसाब से आपने इस अकाउंट से पैसे निकाल लिए, लेकिन इसमें भी किसकी परमिशन लगेगी, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति परमिशन दे देता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों की परमिशन चाहिए होती है, यहाँ पे सिर्फ एक राष्ट्रपति है। अगर गवर्नमेंट कोई प्रपोजल लेके जाती है कि देखो यहाँ पे बाढ़ आ गई, हमें यहाँ के लिए पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या कोविड आ चुका है, हमने बजट में तो बात की थी यहाँ से नहीं निकालेंगे लेकिन अब हमें निकालना पड़ रहा है, कंटिजेंसी है, इमरजेंसी है, तो उस पर्पज के लिए पैसा आप निकाल सकते हो विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में रखा हुआ है कि वो जब चाहे तब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहां से पैसा निकलवाओगे तो उतना ही अमाउंट आपको डालना पड़ेगा किसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर। सपोज आपने इस अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो बाद में आपको CFI का फंड डालना पड़ेगा इसके अंदर। इफ सपोज इफ यू आर विड्रॉइंग 10,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम दिस अकाउंट, देन यू विल हैव टू टेक आउट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड यू हैव टू पुट दिस मच मनी इन दिस अकाउंट, क्योंकि आपने मेंटेन करना है कि इस अकाउंट में हमेशा कितने पैसे रहे आपके, 30,000 करोड़ रुपीस रहे। और ये सिर्फ इमरजेंसी के पर्पस में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप अननेसेसरीली इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वॉर छिड़ गई, ठीक है, आप कभी थोड़ी प्लान करते हो कि वॉर होने वाली है, हम पहले इसका बजट बना लेते हैं। वॉर तो जस्ट सडनली हो जाती है। तो इन सब पर्पसेस के लिए जो आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, देखो गवर्नमेंट ना बहुत स्ट्रिक्ट है रूल में। अगर बोला है कि इस खाते से पैसा नहीं निकलेगा, तो इस खाते से पैसा नहीं निकलेगा विदाउट पार्लियामेंट, ठीक है। तो पैसा कहां से निकालेंगे हम, आर्टिकल 267 में मेंशन्ड है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हम यहां से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। अब अगला है आपका पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट में वो पैसा होता है जो सरकार के पास होता है लेकिन सरकार का नहीं होता है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट ऑफ पब्लिक। और आर्टिकल नंबर 266 जिसमें आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है, उसी आर्टिकल में आपका पब्लिक फंड की बात भी की गई है। तो इसमें कहा गया है कि ये बेसिकली वो मनी है जो गवर्नमेंट ने होल्ड किया है इन ट्रस्ट, ठीक है। किसी ने विश्वास रख के सरकार के पास पैसा रखा है। अब कई बार क्या करते हो, आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो पैसा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज करती है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट का थोड़ी है। अब सपोज करो गवर्नमेंट कहती है कि आप अभी इस स्कीम में इन्वेस्ट करो, आपको 10 साल बाद हम इसका इतना अमाउंट मल्टीप्लाई करके दे देंगे। सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि आज हमारे पास 10,000 रखो, अगले 5 साल बाद इसका 20,000 ले जाना। तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है। जो इम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड होता है। जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट काट के रख लेती है, कहते हैं जब आप रिटायर होंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसके साथ ब्याज के साथ आपको पैसा वापस कर देंगे। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत भलाई हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा, और जो जिस आदमी के पास एक्सेस पैसा, सपोज करो कि आपकी सैलरी 60,000 है लेकिन आपके खर्चे चल जाते हैं 40,000 तक, तो आप क्या करोगे, 10 कर हजार अपना PF कटवा दोगे, वो PF गवर्नमेंट रखेगी। जब तक आप उस PF को डिमांड नहीं करोगे, यानी कि प्रोविडेंट फंड को डिमांड नहीं करोगे, तब तक गवर्नमेंट उस PF का इस्तेमाल करती रहेगी। जब आपको डिमांड होगी PF गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी, जितना समय के लिए गवर्नमेंट ने रखा था उसके ऊपर ब्याज भी दे देगी। तो गवर्नमेंट बहुत सारी सेविंग स्कीम्स रन करती है। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोविडेंट फंड रखती है अपने पास, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस गवर्नमेंट के पास होती हैं, या गवर्नमेंट ने कुछ पैसा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रखा हो, लाइक रोड डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन की प्रमोशन, ठीक है, या कोई स्पेशल फंड रखा हो, तो वो सब पैसा गवर्नमेंट ने जो अलग से रखना हो ना किसी पर्पस के लिए, वो होता है आपका पब्लिक फंड। अब याद रखना कि ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, दिस इज नॉट द मनी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को ये जो पैसा है वो फाइनली पे बैक करना पड़ेगा उन पर्सन्स को और उन अथॉरिटीज को जिसके बिहाफ के ऊपर, जिसके ट्रस्ट के ऊपर इन्होंने ये पैसा रखा था, ठीक है। और यहां से भी पैसा निकाल के वापस देने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो कौन सा पैसा निकालने के लिए चाहिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल? पैसा निकालने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ना पब्लिक अकाउंट में चाहिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल, ना आपको चाहिए कंटिजेंसी फंड के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल। यू नीड
अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ओनली इन द केस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है एग्जाम में, एवरी नाउ एंड देन दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। और ये आपके कौन कौन से अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। 266 एंड 267 आर द 2 आर्टिकल्स, ओके। तो ये पैसा बेसिकली गवर्नमेंट का नहीं होता है, गवर्नमेंट ने किसी और का पैसा रखा होता है, और जब वो लोग डिमांड करते हैं कि ठीक है अब मैं अपनी सेविंग्स निकाल रहा हूं, ठीक है, तो उस सेविंग्स को लोग विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ये वापस कर देती है। अब जो अगला है आपका वो है टाइप ऑफ बजटिंग। अब जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट के लेकर हमारी दो तरह की सोच होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बजटिंग में आपकी यहाँ पे 2 बजट है। एक और बजट आपका बताऊंगा जिसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग, जिसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन एक होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब अगर आप अपने घर में भी 1 साल का बजट बना रहे हो तो आपका एक ध्यान होता है कि यार पिछले साल मैंने कितना खर्च किया था, ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपने अगले साल का बजट तैयार करते हो। लेकिन अगर आप पिछले साल की सोच को रख दो, पिछले साल जो हुआ, इस साल मेरे को पता है कि मेरी इतनी इनकम आने वाली है, इस साल मुझे पता है मुझे इतना पैसा खर्च करना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल न्यू सोचते हो, जब आप बिल्कुल जीरो से अपना बजट स्टार्ट करते हो, उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। अब सरकार की बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी होती है जो लास्ट ईयर से होती है। अब सपोज अगर हम बात करें जीरो बेस्ड बजट की, तो जीरो बेस्ड बजट में एक ऐसा मेथड है बजटिंग का जिसमें हर साल अलग से इवैल्यूएशन की जाती है कि हमें अगले साल क्या चाहिए। जब आप बजट अगले साल की जरूरतों को सोच के बनाते हो तो उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। और जब आप बजट बनाते हो अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखकर, तो उसको हम कहते हैं आउटकम बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो के बेस से स्टार्ट करते हो, और गवर्नमेंट देखती है कि यार इस साल मुझे मेरी क्या नीड्स हैं और मेरा कितना खर्चा आएगा, इस साल का सोचती है गवर्नमेंट। लास्ट ईयर हो सकता है कि आपने जरा पैसा अलॉट किया हो, वो खर्च ना हुआ हो, वो सब सरकार भूल जाती है, सिर्फ टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो वेन एवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ बजट, तो अगर वो ये चीज इमेजिन करते हैं, वो इस चीज को एज्यूम करते हैं कि जो हो गया, इस साल तो हम इतना खर्चा करेंगे, मैं अगले साल की सोचता हूँ, उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। और पिछले साल किसी डिपार्टमेंट को आपने पैसा दिया और उसने पैसा खर्च नहीं किया, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस कम थी, तो इस साल आप उसको जरा पैसा नहीं दोगे क्योंकि आपने लास्ट ईयर उसको पैसा दे दिया था। तो वो होता है आपका आउटकम बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो कौन कौन सा बजट है आपका, आउटकम बेस्ड बजट है और साथ में आपका एक जीरो बेस्ड बजट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आउटकम बेस्ड बजट जो है आपका पहली बार 2005 में लाया गया था। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू यू। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है और आउटकम बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। तो मतलब मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूं कि मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस का देखकर मिनिस्ट्रीज को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका बजट के कंपोनेंट्स, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बजट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखना है कि आपका जो बजट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट बनाती है, वो किस तरीके से क्या सोच रख के बनाती है बजट, और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बजट आपके भारत के संविधान में इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है आपका कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रेवेन्यू बजट की, ठीक है। रेवेन्यू बजट, जहां पे भी वर्ड आपका रेवेन्यू आ गया ना, वहां पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इस चीज के अंदर, इस बजट के अंदर जो भी चीजें होने वाली है, उससे सरकार के ऊपर ना कोई बर्डन आने वाला है, ठीक है, ना ही सरकार के एसेट्स चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली इसके बारे में, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स बताई हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू 2 टर्म्स, एक है एसेट, एक टर्म क्या है आपके लिए यहाँ पे एसेट है, जिसको, और दूसरी टर्म क्या है आपके लिए लाइबिलिटी, और इसी लाइबिलिटी को हम कह सकते हैं बर्डन। तो बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी के अंदर, एक एसेट हो सकता है, एक लाइबिलिटी हो सकता है।
अब पहले इन चीजों को समझो, फिर बाद में मैं आपको इस टेबल को समझाऊंगा। बहुत सिंपल टेबल है, ठीक है। तो एसेट मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में एक पॉजिटिव आउटकम लाके देगी, ठीक है, जो फ्यूचर में आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर सकती है, उसको हम कहते हैं एसेट। जमीन हो गया, घर हो गया, ठीक है। बैंक में खाता है आपका, बैंक में खाता मतलब अगर आपने खाता खोला हुआ है, इसका मतलब आपको फ्यूचर में ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। आपने गोल्ड खरीद के रख लिया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस हर साल बढ़ता है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर में आपकी इनकम को बढ़ाएगा, उसको हम कहते हैं एसेट। और कोई ऐसी चीज जो आपका फ्यूचर में आपकी इनकम को कम कर देगा, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी, यानी कि बर्डन। अब सपोज आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, आपने किसी को लोन दिया तो आपको उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तो वो जो आपने लोन दिया वो क्या बन गया, आपके लिए एक एसेट बन गया। लेकिन अगर आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो लोन क्या है, आपके लिए एक बर्डन है, आपके लिए एक लायबिलिटी है। जब तक आप उसको नहीं उतारोगे, जब तक आप उसको अपने सर से नहीं उतारोगे, तब तक जो वो पैसे हैं वो खर्च होते रहेंगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे जाते रहेंगे। तो ये होता है आपका एसेट और लायबिलिटी। तो जब बजट में जितनी भी चीजें होती हैं, आपको ये याद रखनी है कि बजट में जितनी भी चीजें होती हैं, उनसे कोई ना कोई चेंज आ सकता है आपका एसेट और लायबिलिटी में, ठीक है। उससे कोई ना कोई चेंज आ सकता है आपका एसेट और लायबिलिटी में, और कुछ चीजों से आपका एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं भी आ सकता। जहां पे भी आपका रेवेन्यू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब नो चेंज, और इसका मतलब है चेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट्स की, यानी कि ये ऐसा पैसा है जिससे आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इसका मतलब ये एक ऐसा खर्च है जिससे आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ड कैपिटल की, तो कैपिटल वर्ड के साथ क्या आ गया, कैपिटल रिसीट आ गया। ये एक ऐसा पैसा है जिससे क्या होगा, आपके एसेट या लायबिलिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा। अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसका मतलब ये एक ऐसा खर्च है जिससे आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा। तो पहले तो आपने ये समझना है कि आपका एसेट क्या होता है और आपका लायबिलिटी क्या होता है। समथिंग दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर फ्यूचर वेल्थ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एसेट। फ्यूचर में आके जो वेल्थ को इंक्रीज करेगा, संपत्ति को इंक्रीज करेगा, उसको हम कहते हैं एसेट। और जो फ्यूचर में आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं बजट। तो जो भी आपका रेवेन्यू वाला बजट होता है, जो आपका रेवेन्यू बजट होता है ना, रेवेन्यू बजट में हम उन चीजों की बात करते हैं जिससे आपकी एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और कैपिटल बजट में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे आपका एसेट और लायबिलिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है। फर्स्ट तो आप इतना सिंपल रखो, ठीक है। कैपिटल बजट विल कॉज चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी, रेवेन्यू बजट विल नॉट अफेक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब एग्जांपल देता हूं वन बाय वन, आगे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल देखो। अब रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट में गवर्नमेंट एक ऐसा पैसा लेके आ रही है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट कम नहीं हो रही है, ना ही वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। आप सपोज करो कि गवर्नमेंट अगर पैसा लेके आ रही है, और आप सपोज करो, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप कहीं पे काम करते हो, उस काम करने के लिए आपको इनकम मिल रही है, वो क्या है, वो आपको इनकम मिलनी है, ठीक है। तो उससे आपका एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन सपोज आपको मार्केट में कोई मोबाइल फोन पसंद आ गया और आपने कोई लोन ले लिया, उस लोन से भी आपके पास पैसा आया, लेकिन वो लोन क्या बन गया, आपके लिए एक बर्डन बन गया। तो जो गवर्नमेंट की अपनी नॉर्मल इनकम होती है ना, गवर्नमेंट को कभी भी उसका बर्डन फील नहीं होता। अब सपोज गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आना ही आना है, गवर्नमेंट का हक है उसके ऊपर, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ने किसी को देना थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी सरकारी कंपनी है, वो सरकारी कंपनी से कुछ ना कुछ तो आउटकम आना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आएगा ही, वो गवर्नमेंट की अपनी इनकम है। उस पैसे के आने से क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन आ रहा है, कोई बर्डन नहीं आ रहा। क्या कोई एसेट कम हो रहा है, कोई एसेट कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि वो है आपका रेवेन्यू रिसीट। और वहीं पे देखो आप कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं। रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब गवर्नमेंट ने अगर लोन ले लिया किसी से, तो गवर्नमेंट को पैसा तो आ गया है, तो वो रिसीट ही है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा वापस भी करना है, तो उसके वापस करने का बर्डन आ गया, तो वो बन गया आपका एक कैपिटल रिसीट।
अब सपोज करो गवर्नमेंट के पास कोई सरकारी कंपनी थी जो अच्छा खासा पैसा कमा के दे रही थी, यानी कि सरकारी कंपनी क्या थी, वो सरकारी कंपनी थी आपकी एक एसेट। अब सरकार ने सोचा कि मैं उस सरकारी कंपनी को बेच देता हूं। उस सरकारी कंपनी को बेचने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, ठीक है, लेकिन आपने अपना एसेट कम कर दिया। पैसा आ गया, लेकिन आपकी जो सरकारी कंपनी जो आपको फ्यूचर में पैसा कमा के दे सकती थी, आपने वो सोने की मुर्गी बेच दी, ठीक है। तो वो क्या बन गया, आपका कैपिटल रिसीट बढ़ गया। दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जिससे आपके एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप सपोज करो कि गवर्नमेंट के खर्चों में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट ने उन इंप्लॉयज को सैलरी देनी होती है। अब गवर्नमेंट अगर उस इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो गवर्नमेंट के लिए बर्डन है? नहीं भाई, काम करवाया है, सैलरी तभी दे रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने किसी को ग्रांट दे दी, कोई स्टेट है, स्टेट ने कोई ना कोई ग्रांट दे दी, ग्रांट मांग ली। बेसिकली कोई सरकार थी, ओडिशा में सपोज करो कोई फ्लड आ गया या सुनामी आ गई, जिस कारण से ओडिशा की जो सरकार है, नवीन पटनायक जी ने बोला कि हमें इतने पैसों की जरूरत है। सरकार ने उनके लिए क्या किया, कुछ पैसे निकाल के दे दिए, ग्रांट दे दी। अब उस ग्रांट के लिए सरकार थी थोड़ी बोलेगी कि नहीं यार मेरा एसेट कम हो गया, वो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सरकार के नॉर्मल खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको हम कभी भी सरकार के लिए बर्डन या एसेट नहीं बोल सकते। सरकार के नॉर्मल खर्चे कभी भी सरकार के लिए बर्डन नहीं होते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बिकम योर बर्डन। तो सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, ग्रांट्स देनी है, तो दे कैन नेवर बिकम अ बर्डन। तो ऑल दीज आर काउंटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं पे आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सपोज करो कि सरकार ने कर दिया पैसा इन्वेस्ट, सरकार ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगा रिटर्न, और उस रिटर्न से क्या होगा, आपके एसेट बढ़ेंगे। तो आपके एसेट बढ़ गए तो क्या हो गया, आपका कैपिटल रिसीट हो गया। अब सपोज करो सरकार ने दे दिया किसी और स्टेट को लोन, या सरकार ने दे दिया किसी और कंट्री को लोन। अब उस लोन के ऊपर क्या आ रहा है, हर साल आ रहा है ब्याज, और उस ब्याज से सरकार की इनकम बढ़ रही है। यानी कि जैसे ही आपने लोन लिया तो हो सकता है कि वो लोन आपके लिए आज खर्चा है, क्योंकि उससे पैसा आपसे दूर जा रहा है। पैसा दूर जा रहा है मतलब खर्चा है, लेकिन उसी खर्चे से आपने हर साल अपने लिए इंटरेस्ट रेट मंगवाना शुरू कर दिया, तो क्या बन गया आपके लिए, वो कैपिटल रिसीट बन गया। तो यही जो चीजें हैं आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल, रेवेन्यू वर्ड समझो, कैपिटल वर्ड समझो। कैपिटल मतलब चेंज, सी और सी चेंज। रेवेन्यू मतलब नो चेंज, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नो चेंज। किस चीज में चेंज की बात कर रहे हैं हम, चेंज में बात कर रहे हैं हम एसेट और लायबिलिटी में। तो अगर आपके एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रहे हैं किसी रिसीट से या किसी एक्सपेंडिचर से, तो समझना वो कैपिटल है। और अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द रिटर्न पार्ट। अब हम रिटर्न पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटर्न पार्ट में आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ही हमने रेवेन्यू बजट की बात करी, तो रेवेन्यू बजट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज कंप्राइज ऑफ द आइटम्स विच डू नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट्स लाइबिलिटीज और एसेट्स। यानी कि रेवेन्यू बजट का वो हिस्सा है जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगेन इसके दो पार्ट हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कुछ पैसा लेके आ रही है रेवेन्यू रिसीट के फॉर्म में, गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च कर दे रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ठीक है। और ये वो रिसीट्स हैं जिससे कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है एसेट और लायबिलिटी का, यानी कि पैसा आ रहा है। अब देखो, जब गवर्नमेंट पैसा अर्न कर रही है, जो गवर्नमेंट पैसा अर्न कर रही है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस, तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का संविधान का अधिकार है, ठीक है। वो टैक्स का अधिकार सरकार से कोई नहीं छीन सकता। तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है तो क्या उससे कोई बर्डन बढ़ रहा है, क्या बर्डन कम हो रहा है? बर्डन क्यों कम हो रहा है, तो इनकम है वो आपकी, ठीक है। तो अगर कोई पैसा आ रहा है और उस पैसे से आपके वो बर्डन नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसा पैसा है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी लगता है चीजों के प्रोडक्शन के ऊपर। सपोज कोई टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, पेन बना दिया, तो उसको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और इनकम, हर एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर। उसके अलावा सरकार की नॉन टैक्स सोर्सेस। अब नॉन टैक्स सोर्सेस कौन कौन सी होती है सरकार की? अब सपोज करो कि सरकार ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो उसकी शेयर होल्डिंग से गवर्नमेंट को इनकम आ रही है। अब सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो सरकार को उससे भी पैसा आ रहा है, ठीक है। अब वो जो पैसा सरकार के लिए आ रहा है, क्या उससे सरकार के ऊपर कोई ना कोई बर्डन पड़ रहा है? कोई बर्डन नहीं पड़ रहा, तो सरकार की अपनी इनकम है। तो रेवेन्यू रिसीट इज बेसिकली दैट मनी विच इज गवर्नमेंट्स ओन मनी, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट इज बेसिकली दैट मनी विच इज गवर्नमेंट्स ओन मनी।
और उससे सरकार के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आता। तो याद रखना कि यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू बजट होता है, रेवेन्यू बजट में जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, उससे सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। दैट इज गवर्नमेंट्स ओन मनी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि रेवेन्यू रिसीट आर बेसिकली दोज मनी विच इज गवर्नमेंट्स ओन मनी। ये इसको मिलना ही मिलना है, इसका कोई बर्डन नहीं है। बर्डन कब है? जब आप किसी और का पैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, या जिससे आप अपना एसेट कम कर दे रहे हो, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट के लिए कोई बर्डन क्रिएट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो ये होगा एक टैक्स। जितने भी टैक्स हैं आपके, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, तो टैक्स क्या होता है आपका? रेवेन्यू रिसीट। हमारा संविधान बोलता है कि सरकार जो है वो लीगली लायबल है कि आप उसको टैक्स दो। और दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स के मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं। नॉन टैक्स में आप एक देखिए कि सरकार के ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट्स। अब लिख लो इसको, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट में आपका क्या कौन सा पैसा होता है? जो सरकार का अपना पैसा होता है। तो सरकार का जो अपना पैसा होता है वो दो फॉर्म में आता है, टैक्स इनकम एंड नॉन टैक्स इनकम। टैक्स इनकम में आप समझ जाओ कि जितने भी आपके टैक्सेस इंडिया में हैं, वी विल हैव अ सेपरेट क्लास जिसमें हम इंडिया के सारे टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी टैक्स की इनकम है, गवर्नमेंट का अपना पैसा है, इट्स गवर्नमेंट्स ओन मनी, इट इज रेवेन्यू रिसीट। नाउ लेट अस जस्ट सपोज कि टैक्स से अलावा भी कोई ऐसा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है क्या जिससे कोई बर्डन नहीं होता? यस, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, ओएनजीसी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी है, कितनी सारी गवर्नमेंट की कंपनीज है। अगर आप शेयर मार्केट चेक करो, कितने ज्यादा उनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके, तो वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स हो गए। डिविडेंड मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा किसी कंपनी में, उसका एक हिस्सा। गवर्नमेंट ने कोई ना कोई लोन दिया है, इंटरेस्ट रिसीट्स, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है, उस लोन का हर साल सरकार को पेमेंट आ रही है, तो दीज इंटरेस्ट रिसीट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन टैक्स इनकम। इससे सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नमेंट अपने शेयर ले रही है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट अर्न कर रही है। तो दीज आर बेसिकली रेवेन्यू रिसीट विच डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ऑन द सेम टाइम वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी चेंज करेगी ना गवर्नमेंट के एसेट चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेंडिचर है ये जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे गवर्नमेंट की सैलरी है, गवर्नमेंट की सैलरी से गवर्नमेंट अपनी सैलरी दे रही है अपने वर्कर्स को, ठीक है, या कोई ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, या कोई पेंशन दे रही है, या सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रांट्स, सब्सिडीज। अब ये बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट इससे पीछे नहीं हट सकती, गवर्नमेंट इसको बर्डन नहीं कह सकती। समथिंग विच यू हैव टू डू कैन नॉट बी कॉल्ड एज बर्डन, ओके। तो याद रखना कि दिस इज समथिंग दैट इज गवर्नमेंट्स क्रूशियल एक्सपेंडिचर्स, और गवर्नमेंट इससे पीछे नहीं हट सकती। दे कैन नॉट कॉल इट कि इट्स अ बर्डन टू मी, आई एम नॉट डूइंग इट। गवर्नमेंट विल हैव टू डू इट, इट्स गवर्नमेंट्स जॉब, इट्स गवर्नमेंट्स पार्ट ऑफ द जॉब विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो ये वो है, तो आप नहीं रो सकते कि यार लायबिलिटी एसेट नहीं बन रहा इससे। मतलब आप ना जब आप छोटे होते हो आपको नहीं पड़ता फर्क कि मेरे पैसे से क्या हो रहा है। आप सपोज आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने टॉफी खरीद ली, ठीक है, तो दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो आप कहते हो कि नहीं यार ये 5 रुपये मैं संभाल के रखता हूँ, ठीक है, या 5 रुपये क्या किया, 5 रुपये आपने किसी छोटे भाई को दे दिया आपने, ठीक है, कि देख तेरे को आज मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, बाद में तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये वो 5 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो कैसा, जो आपने 5 रुपये तो गए आपके हाथ से, लेकिन उस 5 रुपये से आपने अपने भाई की लॉयल्टी खरीद ली। एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, 5 रुपये में अपना भाई अपनी लॉयल्टी नहीं देता, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको फ्यूचर में कोई ना कोई पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है, वो। या सपोज करो कि आपकी सैलरी आ गई, उस सैलरी को आपने खर्चने के बजाय आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो उस शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, आपको कोई ना कोई रिटर्न आ रहा है। अभी पैसा नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उसका रिटर्न आएगा, ठीक है। तो क्या हम उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, आपने पैसा खर्च किया, आपको रिटर्न आ रहा है उससे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसका मतलब मैं मार्केट में गया, मैंने अपने कपड़े खरीद लिया, भाई जरूरत है मेरे कपड़े यार, जो कपड़े खरीदने हैं, जो खाना खरीदना है वो मेरी जरूरत है, मोबाइल रिचार्ज मेरी जरूरत है,
लेकिन उसी समय के ऊपर मैं किसी को उधार दे रहा हूँ और साथ में ब्याज भी वसूल रहा हूँ उससे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेवेन्यू, वो बन जाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने अपने परिवार को पैसे दिए, पैसे मेरे हाथ से गए, खर्चा है, लेकिन मेरा परिवार है, मुझे खर्चे करने हैं, मैं क्या उसको बर्डन कह सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट कॉल इट बर्डन, इट्स माई फैमिलीज। ठीक है, तो मुझे उनको पैसे देने हैं। ठीक है, आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए इंटरेस्ट फ्री, क्या उससे कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने किसी भिखारी को दान दे दिया, मेरे हाथ से पैसे गए, लेकिन क्या उससे कोई रिटर्न आ रहा है? ठीक है, वो हम जरूर कह सकते हैं कि आपके जो चित्रगुप्त जो लिख रहा है वो उसमें आपका एक पॉजिटिव चीज ऐड हो गई है, लेकिन मैं एक नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, मेटीरियली हम कुछ उससे अर्न नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट रेवेन्यू बजट इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट वो हिस्सा होता है जो कहीं ना कहीं आपका चेंज लेके आता है किसके अंदर? गवर्नमेंट के एसेट्स और गवर्नमेंट की लायबिलिटी के अंदर। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की, ये वो पैसा है जो कहीं ना कहीं आपके जेब फाड़ देगा। ठीक है, तो पैसा तो आ गया आपके पास, लेकिन ये गवर्नमेंट का या तो लायबिलिटी बढ़ा देगा या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम कर देगा। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरी इनकम है 50,000 लेकिन मेरे खर्चे हैं 1 लाख के, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए पैसा मैं किससे उधार लूंगा या बोरो करूंगा, बैंक से लूंगा, कुछ भी करूंगा, या घर का सामान बेचना शुरू कर दूंगा। तो घर का सामान बेचने से क्या हुआ? मेरे पास घर के एसेट्स थे वो जा रहे हैं। ठीक है, किससे उधार लूंगा, मेरे पास वापस करने का बर्डन आ गया, तो लायबिलिटी आ गई मेरे ऊपर। ठीक है, तो वो रिसीट्स, वो पैसा जो आपके पास आ रहा है लेकिन वो आपके एसेट्स को डिक्रीज कर रहा है या आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मनी इज कॉल्ड एज द कैपिटल रिसीट। अब इस एग्जांपल देखो। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास कोई सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट ने उस सरकारी कंपनी के शेयर बेच दिए। जैसे देखा होगा आपने एयर इंडिया वाज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी किसको? टाटा को अपनी कंपनी बेच दी। तो टाटा को कंपनी बेच दी तो उस कंपनी से क्या हुआ? उस कंपनी से जो गवर्नमेंट को इनकम आती थी वो रुक गई, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक एसेट था ना कुछ तो कमाती थी। ठीक है, तो वो एसेट चला गया आपके पास, लेकिन उस कंपनी को बेचने से इकट्ठा आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसे को आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। आप देखो, मैंने इसको एक डार्क लाइन में दिखाया है, इसको आप मैंने एक गलत वे में आपको शो किया डिसइन्वेस्टमेंट, बट डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छी प्रैक्टिस इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी एयर इंडिया थी, एयर इंडिया प्रॉफिटेबली काम नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट का उसके ऊपर एक्सपेंस ज्यादा था, रिटर्न कम था, तो गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि भले ही पैसा नहीं आता था लेकिन वो फिर भी एक एसेट था, कम आता होगा लेकिन कुछ तो पैसा आता था। ठीक है, तो जब आपके पास कोई चीज थी, आपके पास कोई कंपनी थी, आपने उसको प्राइवेट को बेच दिया। कई बार गवर्नमेंट अपनी कंपनीज की शेयर होल्डिंग बेच देती है कि गवर्नमेंट इसमें 74% शेयर रखेगी, प्राइवेट इसमें 26% शेयर रखेगा, या इसमें कोई और फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हो तो उससे आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है, आपके पास एक एसेट था वो भी जाता है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी के 50% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए तो आप भले ही उस 50% को शेयर बेचने से आपके पास पैसा आया, लेकिन जो आप प्रॉफिट कमाते थे उसका भी 50% किसको देना पड़ेगा? उस प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो एसेट था, आपके एसेट की वैल्यू आधी होगी, क्योंकि उस एसेट से जितने भी इनकम फ्यूचर में जनरेट होगी वो आधी इनकम किसके पास जाएगी? प्राइवेट के पास जाएगी। तो इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने जब अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, खासकर अपनी पीएसई क्या होती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीपीएसई, सेंट्रल या जो भी आपकी सरकारी कंपनियां वगैरह होती हैं। अब सरकार ने किसी से बोरो कर लिया, अब सरकार ने किसी से बोरो कर लिया, अब समझो, तो इसके ऊपर सरकार को क्या करना पड़ेगा? इसके बाद सरकार को वो लोन वापस भी करना पड़ेगा और जितना अमाउंट लिया था उससे ज्यादा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन साथ में आपके लिए एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। आप सपोज करो किसी ने आपसे लोन लिया था और उसने वो लोन रिपे कर दिया वापस, तो पैसा आ गया। अब सपोज करो कि आपने बैंक में पैसा रखा था, ठीक है, या चलो और बेटर एग्जांपल देता हूं, आपने किसी को पैसे दिए थे, आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया था और उस 1 लाख रुपए के बदले वो आपको हर साल 10-10 हजार रुपया ब्याज दिया करता था।
यानी कि उस 1 लाख रुपए को रखने के बाद आपकी हर साल कितनी कितनी इनकम जनरेट हो रही थी, वो 1 लाख रुपए आपका ही था, भले ही उस आदमी के पास है, लेकिन दैट वाज योर मनी। बट दैट 1 लाख रुपी इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन was giving you 10,000 rupees की income every year, but now that person has repaid back to you that 1 lakh rupees। इसका मतलब आपका 1 लाख रुपया आ गया, यानी कि आपकी रिसीट तो आ गई, पैसा तो आ गया, लेकिन वो 1 लाख रुपया जो आपने वापस ले लिया, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले लिया, वो आपके लिए क्या था? वो आपके लिए एक एसेट था। तो आपने अपना एसेट वापस ले लिया, यानी कि जैसे ही किसी ने आपका लोन रिपे कर लिया तो आपका एसेट जो आपने क्रिएट किया था उस पैसे को उस आदमी को देके आपने वो भी खत्म कर लिया अपने लिए। ठीक है, तो जब कोई लोन रिपे कर देता है तो लोन रिपे करने का मतलब भी क्या है कि आपके पास पैसा आ गया, लेकिन उस पैसे को वहां पे रखने से आपको हर साल रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, अब देखो सपोज हमने कोई शेयर होल्ड किया अपने पास, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो जब तक हमने शेयर होल्ड कर रखे हैं हमें पैसा आ रहा है, हमें पैसा आ रहा है, फिर बाद में हमने शेयर बेच दिए, शेयर बेच के हमारे पास इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन जो हर महीने थोड़ी थोड़ी एडिशन हो रही थी वो तो कम होगी ना, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए एक कैपिटल रिसीट बन गया। फिर आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिससे आप कोई ना कोई एसेट क्रिएट करना चाहते हो या अपनी लाइबिलिटी कम करना चाहते हो। ठीक है, एक ऐसा खर्चा जिससे या तो आप अपनी एसेट को क्रिएट करना चाहते हो या तो अपने बर्डन को कम करना चाहते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि सरकार ने किसी को लोन दे दिया, सरकार ने जैसे ही किसी को लोन दिया, ठीक है, उससे आपको ब्याज आना शुरू हो गया। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है, टू स्टेट हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये सब क्या है? जैसे ही सरकार ने किसी को लोन दे दिया तो उससे आपको हर मंथ इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तो पैसा तो दिया, लेकिन उससे आपने क्या किया? अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर लिया। तो ये क्या बन गया? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा, आपने किसी से लोन ले लिया था, आपने अब उस पैसे को वापस कर दिया, यानी कि आपने किससे लोन लिया था बहुत पहले, अब आपने वो लोन वापस कर दिया, यानी कि आपके ऊपर एक लाइबिलिटी थी, आपने उस लाइबिलिटी को उतार दिया। ठीक है, तो आज तो खर्चा हुआ, लेकिन आपने अपने लिए एक लाइबिलिटी कम कर दी। तो ये भी क्या बन गया? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आपने लोन को रीपे कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका आज खर्च हो गया, लेकिन उससे आप अर्न करोगे। अगर आपने एक रोड बना के दिया तो उस रोड के ऊपर आप टोल भी तो कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया, जो लेंडिंग हो गया, बेसिकली जो आपने लोन दिया, आपने कोई लोन पे बैक कर दिया, तो ऑल दीज आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चेंज? द मीनिंग इज कि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। बाय इन्वेस्टिंग एंड बाय गिविंग द लोन यू आर इंक्रीजिंग योर एसेट्स, एंड बाय रिपेइंग द लोन यू आर रिड्यूसिंग योर बर्डन। लोन था, आपने वापस कर दिया, ठीक है, आपने अपना बर्डन कम कर दिया। तो ये सब चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, इट माइट बी द केस कि आपको चीजें बहुत परफेक्टली समझ नहीं आई हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इतना ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि बाकी तो आपको समझ आ चुका होगा। एक बार आपकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बन गई, देन यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम फर्दर ऑन। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे बजट के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें। ठीक है, देखो अभी आपका मैं बजट का ना बेस तैयार कर रहा हूँ, और इस बेस को तैयार करने के बाद ही आपको मैं रियल बजट के ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि आपके लिए ये बेसिक टर्म्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखना कि गवर्नमेंट कभी भी बजट बनाएगी तो गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हमारे पास 100 रुपये आएंगे तो तभी तो वो 100 रुपये खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट हमेशा कैसा बजट बनाती है? गवर्नमेंट हमेशा एक ऐसा बजट बनाने की कोशिश करती है कि जिसमें जितनी उसकी इनकम हो उतना ही उसका एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, मतलब चादर देख के पैर पसारना, सुना ना आपने इस चीज के बारे में? तो यानी कि जितनी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है गवर्नमेंट उतना ही खर्च करेगी। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। और गवर्नमेंट का जब गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करती है तो गवर्नमेंट हमेशा एक बैलेंस्ड बजट ही प्रेजेंट करती है। क्यों गवर्नमेंट एक बैलेंस्ड बजट इसलिए प्रेजेंट करती है क्योंकि यही एक गवर्नमेंट का ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि अगर गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम हो रहा है तो वो पैसा रखा रखा वेस्ट होगा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहती, उससे करप्शन भी प्रमोट होगी।
और जब हम बात करते हैं एक डेफिसिट बजट की, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम हैं और खर्चे ज्यादा हैं, क्या आप सोच सकते हो ऐसा हो सकता है कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 120 खर्च कर दिए? कैसे पॉसिबल है आपका ये? तो गवर्नमेंट ऑलवेज एम फॉर अ बैलेंस्ड बजट, और गवर्नमेंट यही सोचती है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उतने ही हम रिसीट, मतलब जितने हम रिसीट्स को एंटिसिपेट करेंगे उतना ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस का बजट क्या मतलब होता है? टोटल रिसीट्स आर इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज बैलेंस्ड बजट। टोटल रिसीट, ठीक है, इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, सरप्लस बजट। टोटल रिसीट्स लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट। अब देखो, गवर्नमेंट कभी भी सरप्लस बजट नहीं रखना चाहती, क्योंकि आपने पैसे इकट्ठे कर लिए जनता से, मतलब कि आपने जनता से पैसा लेके आपने बर्डन क्रिएट किया ना, ठीक है। आपका जरूरत अगले साल थी, हो सकता है फ्यूचर में पैसे को खर्च करोगे, लेकिन आपने पैसे आज ही लेकर रख लिए। आपने लोगों से लीगली जरा पैसे ले लिए, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको जरूरत नहीं थी उतने पैसे की, क्या करोगे? रखा रखा पैसा अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट करता रहता है, ठीक है। हर साल महंगाई बढ़ती है और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो बेटर ये क्या है कि जितना पैसा आपको चाहिए आप उतना ही पैसा जुगाड़ो, उसे पैसा आप इकट्ठा मत करो। तो कभी भी गवर्नमेंट कोई सरप्लस बजट क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। आपको अच्छा लग सकता है कि नहीं यार, घर के लिए अच्छा है ना, घर के लिए अच्छा है कि जितनी आपकी इनकम है उससे कम आपके खर्चे हैं, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है। रखा रखा पैसा अपनी वैल्यू को लूज करता है, और साथ में एक्स्ट्रा पैसा करप्शन भी प्रमोट करता है। अगर आपने पॉलिसीज में पैसा खर्च करना था ही नहीं, तो जनता से पैसा इकट्ठा क्यों किया? ठीक है। तो सरप्लस बजट इज द मोस्ट अनडिजायरेबल बजट। कभी भी सरप्लस बजट नहीं होता। गवर्नमेंट ऑलवेज एम फॉर अ बैलेंस्ड बजट। लेकिन डेफिसिट बजट भी चल जाता है, ठीक है। ये ना बड़ा मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट कभी भी एक परफेक्ट बजट बना दे, ठीक है। तो डेफिसिट्स के ना टाइप होते हैं। तो आपको अगर आप देखोगे ना, तो आपका बजट में टोटल, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स है वो हमेशा सेम टू सेम होंगे, लेकिन उसके अंदर ना कुछ छोटे मोटे डेफिसिट्स होंगे। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स होगा, ठीक है, वो कम होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। फिर उसको किस तरीके से फाइनेंस करेंगे? तो बजट में कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी वो आपकी अलग होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ चीजें आपका मिसमैच होगा, और उस मिसमैच में कभी भी सरप्लस नहीं होगा। उस मिसमैच में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ डेफिसिट। सबसे कॉमन और सबसे गंदा, सबसे अनडिजायरेबल टाइप ऑफ डेफिसिट कौन सा है आपका? सबसे अनडिजायरेबल टाइप ऑफ डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं दोज आर मोर एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखो, यहां पे अगर हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला फिगर ज्यादा होगा और ये वाला फिगर कम होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो यानी कि गवर्नमेंट के जो बेसिक खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के बेसिक खर्चे, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपनी जो बेसिक इनकम है वो पूरी नहीं पड़ रही है। तो इसलिए मैंने क्या कहा? दिस इज अनडिजायरेबल। Just give me 1 second. Which is undesirable. Okay. और ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये जो डेफिसिट है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा आपकी गवर्नमेंट ने एम किया है। आपका एक FRBM एक्ट है जिसको हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था। उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट एम करती है कि बाकी तरह के डेफिसिट पॉसिबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ना इतना तो अपने रेवेन्यू रिसीट्स रखने चाहिए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरे हो जाए। अब याद रखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पता क्या होता है? कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लेके आ रही है जिसका कोई रिटर्न नहीं है। अब जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिसी, जैसे इलेक्शंस आती हैं
तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्री बांटना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो सब भी क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कई बार गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा फ्री में बांट देती है जहां पे उसकी नेसेसिटी भी नहीं होती। गवर्नमेंट एक्सेस सब्सिडीज दे देती है, जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां भी पैसा खर्च कर रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपकी। तो इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू रिसीट है, जितनी गवर्नमेंट की बेसिक इनकम है, उसी बेसिक इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को अपने बेसिक खर्चे करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस खर्चे को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़े। अब लोन क्या होता है, लोन होता है आपका कैपिटल रिसीट। अगर आप लोन ले रहे हो दैट इज कैपिटल रिसीट। अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने बेसिक खर्चों में पूरा करने के लिए सरकार को अपनी कोई कंपनी बेचना मतलब कंपनी बेचनी पड़ जाए। तो गवर्नमेंट के बेसिक खर्चे गवर्नमेंट की बेसिक इनकम को देख के होने चाहिए, और ये सबसे अनडिजायरेबल टाइप ऑफ डेफिसिट होता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, इट अफेक्ट्स द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग, यानी कि गवर्नमेंट जो बेसिकली है खपत कर रही है अपनी सेविंग्स की, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा रखा भी था इनके पास उसकी भी खपत कर रही है, सेव नहीं कर रही है, उल्टा अपनी सेविंग्स को भी उड़ाई जा रही है अपने बेसिक खर्चों को पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट के नॉर्मल बेसिक खर्चे ही बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट देखो, अब आई एम नॉट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली जो कि इंडिया के पूरे सेक्शंस के लिए आती हैं, बट जो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली जिसके कारण प्रधानमंत्री अन्न योजना है आपकी, जिसमें 80,000 लोगों को खाना दिया जा रहा है, ठीक है। और बहुत लंबे समय के लिए खाना दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, या बहुत कम अमाउंट में खाना दिया जा रहा है। इसमें आपके लैक्स ऑफ करोड़ खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो इनकम है, ये इनकम जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है वो बेसिकली है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और उसका पैसा गवर्नमेंट कहां से निकालेगी, दूसरे लोगों से टैक्स वसूल करके, ठीक है। और अगर बाई चांस गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन जीतनी है तो गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं बढ़ा सकती उस चीज को फाइनेंस करने के लिए। देन व्हाट विल गवर्नमेंट डू, दे विल स्टार्ट बोरोइंग। और जब बोरोइंग करेगी गवर्नमेंट उस पॉलिसी को फाइनेंस करने के लिए, देन व्हाट विल हैपन, इंडिया के ऊपर लोन बनेगा, डेट बढ़ेगा, इंडिया का जो आपके कैपिटल रिसीट्स है वो बढ़ जाएंगे, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको समझनी पड़ेगी कि दिस इज द मोस्ट अनडिजायरेबल, कि गवर्नमेंट को अपने जो बेसिक खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेसिक इनकम को ध्यान में रख के ही करने चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डेफिसिट, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। और देखिए, जब भी हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में आपको याद रखना है, ठीक है, कि इट इज द गैप बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट्स रिसीट। अब सपोज करो, ठीक है, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब सपोज करो कि गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी 100 रुपीज। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि माई टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी 100 रुपीज, और जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जो जितने भी मेरे पास सोर्सेज वगैरह हैं, उससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं सिर्फ 80 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब अपना ही एग्जांपल सोचो ना, कि आपने बजट तैयार कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं यार, मेरे को 100 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, मैं किसी भी हालत में 100 रुपए से कम नहीं खर्च कर सकता, मुझे 100 रुपीज एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। तो लेकिन जितनी आपकी इनकम वगैरह आ रही है वो आ रही है 80 रुपए की, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक 20 रुपीज, क्योंकि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर के बीच में 20 रुपए का गैप है। आप ये 20 रुपए क्या करोगे, बोरो कर लोगे। व्हाट यू विल डू, यू विल बोरो दिस 20 रुपीज। तो याद रखना कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स को बैलेंस करने के लिए जो पैसा आपको उधार लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स जो थे आपके, उसमें आपको 20 रुपए बोरो करने पड़े। टोटल रिसीट्स में आपको 20 रुपए बोरो करने पड़े, तब जाके आपका 100/100 बना। तो जो 20 रुपए आपने बोरो किया इस बजट को बैलेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो अगेन आई विल टेल यू, मैं इसको रिपीट करता हूं। गवर्नमेंट ने अपना एक बजट तैयार किया, उस बजट के तहत गवर्नमेंट को खर्च करने थे कितने रुपए, 100 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट के पास जितने भी टैक्स वगैरह हो गया, बाकी जगहों से जो भी रिटर्न वगैरह आ रहे थे, गवर्नमेंट का कितने पैसे हो रहे थे, गवर्नमेंट के पास हो रहे थे सिर्फ 80 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
गवर्नमेंट कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करेगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर टोटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर बना देगी। तो उस टोटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया उसको ही हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो इट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर और उसके रिसीट में। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में जो गैप है उसको सरकार पूरा करती है बोरोइंग से। तो बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट इज शोज व्हाट, फिस्कल डेफिसिट शोज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक है, तो वहीं पे हमने आपको एग्जांपल दिया था टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, सपोज करो 100 रुपीज। ठीक है, और टोटल रिसीट्स भी गवर्नमेंट कितने होंगे, 100 होंगे। लेकिन इस 100 में आपने लिखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो बोरोइंग कितनी की थी आपने, बोरोइंग की थी आपने 20। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। व्हाट यू विल गेट द आंसर, 20। दिस 20 इज इक्वल टू बोरोइंग ओनली एंड दिस 20 इज द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। सरल भाषा में सिर्फ इतना याद रखो कि सरकार को 100 रुपए के खर्चे की जरूरत थी। ठीक है, और हर जगह से पैसे जुटाने के बाद भी सरकार के पास सिर्फ 80 रुपए इकट्ठा हुए। लेकिन सरकार ने सोचा कि मैं 20 रुपए उधार लेके 100 इज इक्वल टू 100 कर सकता हूं। ठीक है, तो 20 रुपए जो आपने बोरो किए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन टोटल रिसीट्स में आपने क्या नहीं इंक्लूड किया, टोटल रिसीट्स में आपने 20 रुपए की बोरोइंग इंक्लूड नहीं करी। ठीक है, तो टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कितना हो गया, 80, और आपका आंसर क्या आ गया, 20, और 20 क्या बन गया आपका फिस्कल डेफिसिट। यानी कि फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को अपने बजट को बैलेंस करने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, आप फिस्कल डेफिसिट को आप कैलकुलेट करने का और भी तरीका है। ठीक है, कि कितना पैसा आपने घर से इकट्ठा किया, ठीक है, कितना पैसा आपने आरबीआई से लिया और कितना पैसा आपने बाहर से जुगाड़ किया, बोरोइंग्स। ठीक है, कितना पैसा आपने बोरो किया, कितना पैसे आपने उधार लिया, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अगला है आपका प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज योर प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, अब सरकार कहती है कि फिस्कल डेफिसिट अगर जरा बढ़ जाता है तो आप हमें ये कहते हो कि हमने बहुत ज्यादा पैसा बोरो किया। ठीक है, गवर्नमेंट से देखो जब भी बजट में डेफिसिट होता है ना और सरकार बोरो करती है तो कुछ हद तक तो आप कहते हो कि ठीक है यार बोरो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बोरो कर रही है, देखो ये एज्यूम किया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट में जो भी पैसा बोरो किया जा रहा है ना, वो बोरो किया जा रहा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज द गुड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने तो यही पढ़ा है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज द गुड एक्सपेंडिचर, वो अच्छे एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके एसेट्स को बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी लायबिलिटी को कम करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बोरो नहीं करना है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बोरो करना है। तो फिस्कल डेफिसिट हम अलाउ कर देते हैं। लेकिन जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहा जाता है कि क्या गवर्नमेंट को इतना बोरो करने की जरूरत थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि नहीं यार आपने तो बहुत खर्चा कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि मुझे तो खर्चा करना पड़ा क्योंकि मुझे तो बेसिकली बोरो करना पड़ा क्योंकि जो मेरे से पिछले की सरकारें थी उन्होंने कुछ लोन ले रखे थे जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट मेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप मुझे इस बेसिस के ऊपर चेक कर रहे हो कि मैंने लोन लिया अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो आप ये क्यों नहीं चेक कर रहे कि मैंने पिछली सरकार का इंटरेस्ट भी तो भरा। ठीक है, अब जो लोन होता है लोन देश का होता है, सरकार का नहीं होता है। अभी कांग्रेस है तो कांग्रेस ने कोई लोन ले लिया तो उसका लोन तो बीजेपी को भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि द एग्रीमेंट इज विद द गवर्नमेंट नॉट विद द पॉलिटिकल पार्टी। तो उसने बोला कि अगर आप मुझे आज जज कर रहे हो कि मैंने पैसा लिया तो आप मेरे खर्चों में से कम वो बात तो कट करो जो मैंने लोगों को लोन दिया। तो बेसिकली फिर आपका फिस्कल डेफिसिट कम दिखेगा। तो जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, प्राइमरी डेफिसिट। क्या शो करता है आपको प्राइमरी डेफिसिट, कुछ खास नहीं, बस गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को कम शो करता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे बोरो किए लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ लोन भी तो चुकाए,
तो जितना पैसा गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट में पे कर दिया उसको आपने माइनस कर लिया, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट का फिगर कम दिख गया। और लॉजिकल भी है ना कि अगर आप आज की गवर्नमेंट को जज कर रहे हो कितना सारा पैसा क्यों उधार लिया, तो जो पिछली गवर्नमेंट ने पैसा लिया था उसका तो लोन पे बैक किया, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप माइनस कर लेते हो। ठीक है, कि मैंने लोन लिया लेकिन मैंने किसी और के खर्चे भी तो पूरे किए, मैंने किसी और सरकार की तो इंटरेस्ट पेमेंट करी है, तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ी। अगर मेरे पास ये खर्चा ना होता मैं क्यों लोन लेता, मैंने किसी और के बिहाफ के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करी, इसलिए मुझे लोन लेना पड़ा। तो आप अगर एग्जैक्टली जानना चाहते हो मैंने कितना बोरो किया, तो आप उसमें से क्या माइनस कर लो कि मैंने कितना पे बैक किया। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब एक और चीज है आपका, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। दिस वन मोर थिंग कॉल्ड एज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और जब भी हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इट इज बेसिकली योर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स। अब आपको मैंने ये कहा था ना कि जो आपकी सरकारें हैं, सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ही बुरी चीज है। हमने सबसे पहले डेफिसिट यही किया था। ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ डेफिसिट हो गया, ये आपका थर्ड टाइप था ना, अभी हम डिस्कस करें आपका फोर्थ टाइप ऑफ डेफिसिट। तो आपको मैंने कहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ही गंदा होता है। किसी भी सरकार को अपने बेसिक खर्चे पूरे करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो अब गवर्नमेंट्स ने बोला कि आप हमें बोल रहे हो कि रेवेन्यू डेफिसिट्स जो हैं वो आपके ज्यादा हैं और गलत हैं, आपको नहीं करने चाहिए, ये डेफिसिट आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो सरकार बोलती है कि देखो भाई साहब, मेरे को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जो मैं देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सरकार बोलती है कि देखो मुझे बहुत सारा पैसा हर साल स्टेट्स को देना पड़ता है एज अ ग्रांट। वो खर्चा मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वो खर्चा मैं सरकार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब सपोज करो कि किसी एक स्टेट के लिए क्या आ गया, एक स्टेट में फ्लड आ गए या एक स्टेट में ड्राउट आ गया, ठीक है, या कोई ट्रेन क्रैश कर गई या कुछ भी, मतलब कंटीजेंसी हो जाती है, कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है। तो उस मजबूरी में मुझे स्टेट को पैसे देने पड़ते हैं। मैं प्लान नहीं करता और मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम आज पैसे लो कल वापस करो, क्योंकि स्टेट प्रॉब्लम में, हमारे देश की स्टेट है, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स तो इन ग्रांट्स के चलते ही हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में बताना है कि मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो आप मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से ग्रांट्स को माइनस कर दो, या मेरे रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स को माइनस कर दो। आपको लग जाएगा पता कि मैंने कितनी फिजूल खर्ची करी है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि ग्रांट्स तो मेरी मजबूरी होती है। आप ये कह सकते हो कि मैंने पॉलिसी में बेफिजूल पैसा खर्च कर दिया, लेकिन ग्रांट्स तो मेरी मजबूरी होती है। तो आप मेरी मजबूरी वाला पैसा कैलकुलेट मत करो, ठीक है, अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हो कि मैंने कितनी फिजूल खर्ची करी है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, बेसिकली गवर्नमेंट की फिजूल खर्ची बताता है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो तभी लगेगी पता इन ग्रांट्स को माइनस करके। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपके लिए क्लियर है। अब हम आगे हैं अपने बजट के ऊपर, जहां पे हम बजट के बारे में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका स्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई बिलीव कि आपको जो भी नॉलेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है, उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आपको इस बजट को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।